मित्रों, सर्वप्रथम आज के इस फेसबुक लाइव में आप तमाम साथियों का स्वागत है, आभार है। ऐसे दौर में जब वैश्विक आपदा हो तो स्वाभाविक रूप से संवाद के इस माध्यम से हमने जुड़ने का प्रयास किया है। कोविड-19 का दौर है। ये दौर चुनौतीपूर्ण है। पूरी दुनिया इस नए वायरस संबंधी जो चुनौती आई है उससे परेशान है। स्वाभाविक रूप से आज के इस दौर में जब इसकी कोई दवा नहीं, कारण ज्ञात, दवा अज्ञात, तो पूरी दुनिया के अंदर आने वाली चुनौतियों पर भी बहस हो रही है। अर्थव्यवस्था का स्वरूप क्या होगा, व्यवस्थागत बदलाव क्या होगा, इन तमाम चीजों की चर्चा है। बिहार जैसे राज्य के लिए तो निश्चित रूप से एक चुनौतीपूर्ण स्थिति है। हमारी जनसंख्या का घनत्व बड़ा, हमारा जो मानव विकास सूचकांक है उसके लिए भी एक चुनौती है। तो बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस वैश्विक आपदा की जानकारी मिलते ही 16 मार्च 2020 को विधानमंडल के तमाम दलों की सर्वानुमति से बजट सत्र को स्थगित किया गया और इस बात का संकल्प लिया गया कि हम इस चुनौती का मुकाबला करेंगे। हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए एक बड़ी चुनौती थी। राज्य सरकार ने इस अभियान का मुकाबला करने की जो कार्यनीति अपनाई गई वो जग जाहिर है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। राज्य सरकार ने हर संभव प्रयास कर रही है कि इस संक्रमण जैसी चुनौती का हम कैसे मुकाबला कर पाएं। प्राथमिक दौर में राज्य सरकार ने आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, शिक्षक और पुलिस कर्मियों के सहयोग से 1,87,45,361 घरों में, हाउस होल्ड में, घर जाकर पल गया, जिसमें कुल 10,40,88,897 व्यक्तियों का पल्स पोलियो के तर्ज पर स्क्रीनिंग हुआ। यह डाटा है बाज़ाब्ता। ऐसा नहीं कि केवल यह बोल रहे हैं। ये 10,40,88,897 व्यक्तियों का नाम, पता, उनका हस्ताक्षर, उनके द्वारा दिए गए प्रपत्र पर जो दी गई जानकारी है वो सारी जानकारी तथ्यगत है। हमारे लिए यह महत्वपूर्ण है कि बिहार जैसे राज्य ने आम लोगों के संकल्प के बदौलत हमारा जो स्वस्थ होने का दर है वह सुकून देने वाला है। 30.49% हमारा स्वस्थ होने का दर है। स्वाभाविक रूप से हम लोगों ने यह भी तय किया कि जो प्रवासी हमारे हैं उनकी पीड़ा का एहसास होना, पीड़ा को साझा करना, और इस संबंध में केंद्र सरकार ने नीतियों में बदलाव कर ट्रेन का परिचालन सुनिश्चित कर एक नई भूमिका तय की।
हम लोगों ने यह तय किया कि पल्स पोलियो अभियान के तर्ज पर जैसे हम लोगों ने घर घर स्क्रीनिंग करवाया, हम डोर टू डोर प्रवासी मजदूरों की भी स्क्रीनिंग करेंगे और इसको फॉलो अप किया जाएगा। ये नीतिगत निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया। राज्य सरकार ने सीमित संसाधन के बदौलत जो हम कर सकते हैं, हम लोगों ने उस दिशा में काम किया है। हमारे लिए एक बड़ी चुनौती इस माध्यम से तो जो हमारे प्रवासी देश के दूसरे राज्यों में प्रवास कर रहे थे, बिहार देश का पहला राज्य बना जिसने 20,39,887 लोगों को बैंक अकाउंट में सीधा 1,000 रुपया ट्रांसफर किया गया। इसमें कुल लागत जो अब तक खर्च हुआ है 203 करोड़ 98,87,000 की राशि अंतरित की गई। अभी तक कल तक के 112 ट्रेनों से 1,83,500 से अधिक प्रवासी श्रमिक बिहार आए। आज 79 ट्रेनों से 1,19,050 लोग के आने की बात हो रही है। इसलिए स्वाभाविक रूप से एक बड़ी चुनौती है और इसमें आपका सहयोग, सामाजिक जागरूकता सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। राज्य सरकार ने सीमित संसाधन में हमने 13,971 क्वारंटाइन सेंटर बनाए, जिसमें 12,06,000 लोग आवासित हैं। 12,06,000 लोग, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं, इसको रिपीट कर रहा हूं कि आजकल दौर बदल गया है। एकाध अपवाद की घटना के आधार पर जो उसकी बुनियादी समझ है कि क्वारंटाइन सेंटर संक्रमण से बचाने के लिए है, तो स्वाभाविक रूप से उस संक्रमण का हम मुकाबला कैसे कर पाए, प्रवासियों को संक्रमण से कैसे बचाएं, उनके परिजन को कैसे बचाएं, इस दिशा में हम लोगों ने ये कार्यनीति अपनाई और 12,06,000 लोग आवासित, उनको व्यवस्थागत आधार देने का प्रयास करना और उसमें अपनी भूमिका प्रशासनिक पदाधिकारी, शिक्षक, कर्मी, ये सारे लोग कर रहे हैं। तो एक बड़े उद्देश्य के लिए एक बड़े कार्यक्रम को हम लोगों ने तय किया और उसका एहसास आपको तब होगा जब आप स्वस्थ होने का दर देखेंगे कि हमारा बेहतर स्थिति में है। तो हम लोगों ने यह काम किया। प्रवासियों को गंतव्य स्थल तक पहुंचाने के लिए 4500 बसें चलाई गई। बिहार के बॉर्डर पर दूसरे राज्यों से पैदल अथवा सड़क मार्ग से आने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए 15 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई। करमनासा से जो बॉर्डर है मेरा, वहां भी श्रमिक स्पेशल हम लोगों ने चलाया। तो ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती, और उसी दौर में हमारे लिए प्राकृतिक आपदा का भी सामना करना, और राज्य सरकार ने और कुछ किया राशन कार्ड धारियों के लिए जो हम लोगों ने किया, उस सर्वविदित है, वो बताने की जरूरत नहीं है। अब इससे बड़ी चुनौती हमारे लिए यह आई कि रोजगार सृजन। अब इस दिशा में यह जानना बहुत जरूरी है कि हमारे बिहार के लोग देश के दूसरे राज्यों में छोटे और लघु उद्योग में काम कर रहे थे, अब वो बिहार लौट आए हैं और हो सकता है असहमति हो जाए, कुछ लोग को राजनीतिक असहमति रहता है, कुछ लोग हमारा चेहरा और देख के भी भड़क जाते हैं। लेकिन मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि कल्पना करना चाहिए आदमी को कि 2005 के पहले का अगर बिहार रहता तो क्या प्रवासी बिहार आना मंजूर करते, या दिमाग पर जोर डालने की जरूरत है। क्या प्रवासी 2005 के पहले का दौर का अगर बिहार रहता, गांव में बुनियादी सुविधाओं का अभाव रहता, प्राण रक्षा के लिए लोग बेचैन रहते,
तो क्या बिहार जैसा राज्य को में वो आना पसंद करते? ये सवाल मैं आपके खाते में डाल रहा हूं। और लॉकडाउन कोई दवा नहीं। बिहार जैसा राज्य जिसके पास कोयला खदान नहीं, हमारे पास आधारभूत संरचना इस क्षेत्र में नहीं, लेकिन उसके बावजूद हर घर बिजली पहुंचा करके राज्य सरकार ने जो पहुंचाया, क्या लॉकडाउन की सफलता का वह कारक नहीं बना? हमारी समझ से लॉकडाउन की सफलता का एक कारक बना कि लॉकडाउन में लोग अपने घर में रहे, उनको ऊर्जा उपलब्ध हुई। और तीसरा महत्वपूर्ण पक्ष है कि जो सामाजिक सुरक्षा की विभिन्न योजनाएं थी, चाहे वह राशन कार्ड में राशि, खाते में राशि अंतरित करना, स्कॉलरशिप की राशि दिया जाना, जो सामाजिक सुरक्षा के पेंशन थे उसका 3 महीने का अग्रिम भुगतान किया जाना, आर्थिक सुरक्षा कहीं ना कहीं मिला। और मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि आप कल्पना करिए कि 13,971 क्वारंटाइन सेंटर हैं। क्या आधारभूत संरचना बिहार में उपलब्ध था? आज विद्यालय, आज पंचायत सरकार भवन, प्रखंड के अंदर जो भवन बने हुए थे वहां क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया। क्या आधारभूत संरचना उपलब्ध था? आधारभूत संरचना की उपलब्धता क्या क्वारंटाइन सेंटर के लिए आवश्यक नहीं था? यह भी दिमाग पर जोर डालना चाहिए कि आधारभूत संरचना का अभाव अगर रहता तो क्वारंटाइन सेंटर में जो भी पद पड़ा है उस क्वारंटाइन सेंटर का सृजन भी नहीं किया सकता था। हम लोगों ने इसके अलावा राज्य सरकार लगातार इस दिशा में लगातार कार्यरत है और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मुझे दायित्व सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का दिया। हम आपसे विनम्रता पूर्वक 2 अनुरोध करेंगे। इस सोशल मीडिया के दौर में हमारे विभाग के द्वारा फेसबुक चलाया जाता है। उस फेसबुक से सरकार के द्वारा जो लिए गए रोज फैसले होते हैं उसकी अद्यतन जानकारी आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ हम लोग का जो ट्विटर अकाउंट है IPID का, उसको फॉलो कीजिए। वह इसलिए आवश्यक है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और पूरी NDA की सरकार प्रतिदिन समीक्षा करती है और समीक्षात्मक बैठक करके जो निर्णय लिए जाते हैं वो निर्णय अद्यतन किए जाते हैं। और इस दिशा में हम लोगों ने अगला कदम यह भी तय किया कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने क्वारंटाइन सेंटर में सीधे मजदूरों, प्रवासियों से संवाद किया, सीधा संवाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। और उससे जो बात उभर करके आई कि हमारे प्रवासी यहां रहना चाहते हैं, उनके रोजगार सृजन के लिए आवश्यक जो सुविधाएं देने की बात है, राज्य सरकार ने संकल्प लिया है कि जो हमारे प्रवासी यहां रहना चाहते हैं वो प्रवासी निश्चित रूप से हमारे हैं, हमारी संपदा है, हमारा मानव संपदा है। वह दूसरे राज्यों के विकास में उन्होंने अपना योगदान दिया। अब अपने राज्य के अंदर में अगर रोजगार करना चाहते हैं तो राज्य सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम हर संभव सहायता करेंगे। उस दिशा में भी रोड मैप पर काम शुरू हो गया है और जो हमारे कुशल मजदूर हैं, अकुशल मजदूर हैं, प्रवासी हैं, उनका सूचीकरण क्वारंटाइन सेंटर पर हो रहा है। जो लोग प्रवासी हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं, उसकी व्यवस्था हो रही है। उनको कोई अपने जीवन जीने में कोई परेशानी तात्कालिक रूप से नहीं हो, राशन से लेकर सारी व्यवस्थागत सब चीज व्यवस्थागत आधार दिया जा रहा है। हम आपसे यही निवेदन करेंगे कि एक नई चुनौती है और ये इस नई चुनौती का सामना एक सामूहिक संकल्प के बदौलत ही हो सकता है। आने वाला दिन कैसा होगा, क्या होगा, कौन सी चुनौती आएगी, कैसे हम लोग इसका मुकाबला करेंगे, ये सब कुछ आप तमाम लोगों के सहयोगात्मक रूप पर ही निर्भर करता है। स्वाभाविक रूप से कोविड-19 एक ऐसा दौर है
जो इस दौर में हम प्राकृतिक आपदा भी झेल रहे हैं। आप देखते होंगे कि असमय वर्षा, ओलावृष्टि, अतिवृष्टि, कभी अनावृष्टि का शिकार, और बिहार जैसा राज्य जो अंतर्राष्ट्रीय नदी का कहर भी झेलता है, फ्लड का समय अब आ रहा है। तो ये तमाम चुनौतियों के बीच बिहार अपनी दिशा तय कर रहा है। तो अब तक जो राज्य सरकार के द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, एनडीए की सरकार द्वारा निर्देशित है, जो कार्य योजना पर जो काम चल रहा है, उसमें हम लोगों ने जो छोटी छोटी जल जीवन हरियाली, हम आपको यह स्मरण दिलाना चाहते हैं कि इस प्राकृतिक चुनौती को एहसास करना, देश के अंदर में पहला राज्य बिहार बना जिसने जलवायु परिवर्तन पर लोगों का संकल्प और लोगों का भरोसा जीता। और रोजगार सृजन के क्षेत्र में ये आंकड़े हैं, आज पारदर्शी युग है, ट्रांसपेरेंट है, आंकड़ा सब मिल जाएगा आपको, डाटा में भी मिलेगा। आप सूचना के अधिकार का भी इस्तेमाल करिएगा। तो पूरे बिहार में कल तक 4,24,432 से अधिक योजनाएं चलाई जा रही हैं। वो ग्रामीण विकास का, सड़क निर्माण का, पुल निर्माण का, जल जीवन हरियाली का, विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। और 3,32,61,829, ध्यान रखिएगा, 3,32,61,829 से ज्यादा मानव दिवस सृजित किए गए हैं। स्वाभाविक रूप से कोविड-19 का मुकाबला हमारे लिए महत्वपूर्ण चुनौती रही है। और इसी दौर में भाषाई आपदा के भी हम शिकार हो रहे हैं, राजनीतिक आपदा के भी हम शिकार हो रहे हैं। एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और पूरे एनडीए की सरकार और पूरे देश के अंदर विभिन्न राज्य सरकारें एकमात्र लक्ष्य तय करके रखा है कि हम कोविड-19 के संक्रमण से अपने नागरिकों को बचाएंगे। देश और दुनिया के अंदर में राज्य सरकारों का यही संकल्प है। लेकिन बिहार राजनीतिक आपदा का शिकार कुछ लोग बनाना चाहते हैं। आखिर इसका उद्देश्य क्या है? भाई, एक तरफ कोविड-19 जैसी एक सामाजिक चुनौती, संक्रमण की चुनौती, प्रवासियों के जीवन रक्षा का सवाल, बिहार के गांव के खेत खलिहान में ये संक्रमण से लोग बचें, इस कार्य योजना पर काम को प्राथमिकता न देकर भाषाई आपदा के लोग शिकार हो गए हैं, राजनीतिक आपदा के शिकार हो गए हैं। मैं इस दौर में ऐसी बातों को नहीं बोलना चाहता था, लेकिन मैं विगत 48 घंटे से देख रहा हूं कि एक ऐसा वातावरण बिहार में बनाने की कोशिश हो रही है जो कोविड-19 का जो चुनौती है, उस चुनौती का मुकाबला करना प्राथमिकता नहीं रह गया, बल्कि विभिन्न राजनीतिक सवालों को अपने अपने नजरिए से रखने की एक आदत में शुमार पड़ता जा रहा था। तो मुझे लगा कि जरूर बिहार में आमतौर पर लोगों को बताना आवश्यक है। जितनी मेरी क्षमता है, बौद्धिक क्षमता है, हम लोग बहुत साधारण घर से आए हैं, लेकिन हमको लगा कि सच को बताना जरूरी है। और इसलिए मैं आज ये फेसबुक लाइव में इस सवाल को भी जोड़ा हूं कि अब घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन उस पर जिन सवालों को खड़ा किया जा रहा है, तो जरा चेहरा भी आईने में देख लेना चाहिए। यह सवाल मैं इसलिए कहता हूं कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का समाजवाद अवधारणा नहीं, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के वैचारिक अवधारणा नहीं, आचार्य नरेंद्र देव की वैचारिक अवधारणा को आप मूल मंत्र नहीं मानते, आप मानते हैं लालूवाद एक विचारधारा है। तो स्वाभाविक रूप से आपको तीखा यह बात लगता जरूर होगा
लेकिन चूंकि आप ये मानते हैं कि लालूवाद एक विचारधारा है, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि बिहार ने जिस सामाजिक जकड़न को तोड़ा है, जिस सामाजिक जकड़न पर प्रहार किया है बिहार ने, बिहार के विभिन्न तबके के लोग में मिल्लत का जो माहौल पैदा हुआ है, उस मिल्लत के माहौल में खलल डालने की कोई कोशिश करे तो सच का जरूर एहसास करा देना चाहिए। आरोप यह लगाए गए कि बिहार में जो समाज के कमजोर तबके के लोग हैं, यह ज्ञापन है, मैं उस ज्ञापन की बुनियाद पर कह रहा हूं, जो विपक्ष ने ज्ञापन दिया है वो कागजात मेरे सामने हैं और मैं बिंदुवार जवाब दे रहा हूं। अगर लालूवाद को विचारधारा मानने वाले लोग मेरे द्वारा दिए गए तथ्य से असहमत हैं तो कानून की जो परिभाषा, कानून के तहत जो उनको अधिकार है उसका वो इस्तेमाल कर सकते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है। हम झेलने को तैयार हैं, लेकिन सच को बताना हमारा दायित्व है, धर्म है, राजधर्म है, उस धर्म का हम जरूर बताएंगे। हम ये कहना चाहते हैं कि आपने यह कहा कि समाज के अंदर में घटना हुई, इस घटना से कोई इनकार नहीं कर सकता है। गोपालगंज की घटना दुखद घटना है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है और प्रशासन का जो दायित्व था उस दायित्व का निर्वहन भी प्रशासन ने किया। मैं बताना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि इस पर जरूर हमारे विपक्ष के नेता इस पर अपनी जुबान खोलेंगे। जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई, आपके मां पिता के कार्यकाल में, कहिए तो मुकदमा पढ़ के सुना देते हैं, 32 मुकदमे थे, 32 मुकदमे। राज्य के मुख्यमंत्री के पद पर आसीन थे, हिम्मत नहीं हुआ था कार्रवाई करने का, आपकी पुलिस नहीं जा पाती थी। लेकिन हमारे सरकार के कार्यकाल में गोपालगंज की घटना हुई, कितना देर लगा गिरफ्तारी होने में। पुलिस अनुसंधान करेगी, न्यायपालिका उस पर विचार करेगा, लेकिन जो प्रथम प्रशासनिक दायित्व था उस दायित्व का निर्वहन प्रशासन ने अविलंब किया। आप गोपालगंज जाइए, कौन रोक सकता है आपको? गोपालगंज में जाइएगा तो सड़कें अच्छी मिलेंगी, बिजली भी मिलेगा, रात में भी जाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब तो पहले फुलवरिया से कोई पटना बीमार पड़ता होगा, उनको आना होता होगा तो थावे भगवती को प्रणाम करके लोग चलते होंगे कि हे भगवती प्राण रक्षा करिएगा। आज हनुमान चालीसा और बगलामुखी का जाप किसी को नहीं करना पड़ता। लोगों के मन के अंदर भय खत्म हो गया है, लोग आ जाते हैं। तो आपने 1990 से 2005 तक कौन सी मजबूरी थी आपकी? क्या प्रशासनिक इकबाल आपका खत्म हो गया था? हमारी आलोचना कर रहे हैं, इसलिए मैं सवाल ये पूछ रहा हूं कि आखिर कारण क्या था? आपने सवाल खड़ा किया। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं आईना, जरा पढ़िए, क्योंकि पढ़िएगा नहीं, केवल राजनीति का एजेंडा तय करिएगा तो जो आरोप जिस सवाल पर आप जाना चाहते हैं, जिन्होंने ये मुकदमा दर्ज किया है उसका FIR है। उस FIR में क्या लिखा हुआ है? उस FIR में लिखा हुआ है कि 4 दिन पहले हमको फला जगह पर फला आदमी मिला, उसने हमको ऐसा बोला। या उन्होंने नहीं लिखा इसमें, मैं वकील नहीं हूं, मैं एक सामान्य तौर पर यह प्रश्न पूछना चाहता हूं आपसे कि हमको हमारे साथ कोई ऐसा करेगा तो क्या हम प्रशासनिक पदाधिकारी को सूचित नहीं करेंगे?
खबर नहीं करेंगे, व्हाट्सएप नहीं करेंगे, मैसेज नहीं करेंगे, टेलीफोन नहीं करेंगे, एसपी से लेकर करके थानेदार तक, जहां डीआईजी से लेकर डीजीपी तक जहां का खबर करेंगे, ये अनुसंधान। इसीलिए कोई सीधा आरोप नहीं रहने के कारण 120B, क्योंकि भ्रष्टाचार वाला तो कानून याद होगा आपको, 120B तो याद होगा नहीं, षड्यंत्र कहा जाता है। और षड्यंत्र में पुलिस को जांच का अधिकार प्राप्त है। ये जांच का अधिकार पुलिस को प्राप्त है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई प्रारंभ किया। जो जिन पर आरोप था उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित किया। और अगर इसके आधार पर समाज के अंदर में कोई विभेद पैदा करने की कोशिश हो रही हो, जिनके बारे में, जिनसे आप मिलने गए थे, उन पर भी यह आरोप है, उन पर भी यह लिखा हुआ है कि प्रतिशोध के भावना साजिश के तहत घटना को अंजाम दिया गया है इनके द्वारा। क्या पुलिस को जांच करने का अधिकार नहीं है? कोई व्यक्ति किसी पर आरोप लगा देगा तो उसकी जांच नहीं होगी? जांच नहीं होगी, इस देश के अंदर संविधान का क्या होगा? न्यायपालिका का क्या होगा? क्या कोई यह अधिकार पुलिस मैनुअल में है कि नहीं, यह मैं जानना चाहता हूं। दोनों पक्ष पर साजिश का आरोप है। इसलिए समाज के अंदर में ऐसे सवालों पर कम से कम अपना राजनीतिक नजरिया पेश करने से पहले जरूर एफआईआर की प्रति पढ़ लीजिए। 120B दोनों मुकदमा में लगा है। तो 120B का मतलब होता है षड्यंत्र, कॉन्स्पिरेसी। और कॉन्स्पिरेसी को पुलिस को विभिन्न साक्ष्यों के आधार पर उसको जांच करने का अधिकार है, एविडेंस को जुटाने का अधिकार है। क्या पुलिस के उस अधिकार को भी आप चुनौती दे रहे हैं? उसका भी तरीका है कि अगर हम इस बात से तो आप न्यायपालिका जा सकते हैं, इस सवाल पर कह सकते हैं कि हमको भरोसा नहीं है, ये जाने का आपको अधिकार है। लेकिन आपको वह मंजूर नहीं, चूंकि आप राजनीतिक आपदा के शिकार हैं। हम ये कहना चाहते हैं आपसे कि आप बिहार के अंदर जो कानून व्यवस्था के सवाल पर हम लोगों ने काम किया है, मैं एक एक घटना का जवाब दे रहा हूं और उसको कबूल उसको एहसास जरूर करिएगा। क्योंकि आपने जो बोला है, इसलिए मैं इस सवाल को बोल रहा हूं कि आपने विभिन्न सवालों को पेश किया है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि राजनीति के चंडू भेंट हो रही है। राजनीति के ईर्ष्या द्वेष में आप तथ्यों को संग्रहित नहीं करते, इसीलिए ऐसी बातों की चर्चा आप करते हैं। आपने ज्ञापन में क्या कह दिया कि जो घायल व्यक्ति है गोपालगंज की घटना में, उनको बिस्तर नहीं मिला है। सरकारी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। और ये फोटो मैं दिखा रहा हूं, ये फोटो क्या ये पीएमसीएच के वार्ड का नहीं है? ये है कि नहीं? संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इतना गैर जिम्मेदार बयान दे कि इलाज नहीं हो रहा है। ये किसका इलाज हो रहा है? ये किसके डॉक्टर द्वारा लिखे गए दवा है? ये कौन लोग, किनका इलाज हो रहा है? आप वहां गए थे और जाने के बाद आपने ये ज्ञापन दिया और ज्ञापन में आपने लिखा बेड तक नसीब नहीं होता है। क्या है यही सरकार का तंत्र? तो ये आपका बेड है, ये आप दिए हैं। ये पीएमसीएच हॉस्पिटल का बेड है, ये पीएमसीएच के डॉक्टर देख रहे हैं कि आपने कोई चिकित्सा की व्यवस्था की, आपने कोई व्यवस्था की। ये सारा तंत्र जो सरकारी तंत्र है उसके माध्यम से, और सरकारी पीएमसीएच पर भरोसा था तब न कोई व्यक्ति गया सरकारी हॉस्पिटल पर। ये किसका बेड नंबर है? बेड नंबर 54, 54 नंबर बेड पर जो व्यक्ति है, और आप कह रहे हैं कि वहां पर कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए निश्चित रूप से हम आपको केवल यही कहना चाहते हैं कि सच को सच जरूर बोलिए। आपने यह कहा अरवल की घटना,
मैं आपके एक एक प्रश्न का जवाब आज दूंगा, चिंता मत करिए। आपने कहा कि अरवल में एक घटना हुई और उस पर कार्रवाई के बारे में प्रतिपक्ष के नेता इतना भी जानकारी नहीं लेते हैं। अरवल निवासी जो ये घटना हुई उसके आरोपी सुरेंद्र यादव, डॉक्टर बिनेश्वर, साकिन दौलतपुर, कढ़ौना, जहानाबाद, तरुण कुमार, नसरतपुर, धनरुआ, मसौड़ी। आपने कहा कि फुलवारी की घटना, मैं आपको बताना चाहता हूं, जानकारी रखिए। फुलवारी की 2 घटना के बारे में आपने बताया, क्योंकि आपने लिखा है कि फुलवारी के घटना के बारे में, इसलिए हम आपको ये बताना चाहते हैं कि फुलवारी की घटना 25/5/2020 को 9 बजे न्यू मिल सेक्टर 2 में मामूली विवाद को लेकर घटना हुई, जो अभी जख्मी हो गए, इलाजरत है, खतरे से बाहर हैं। और दिनांक 25/5/2020 को घटना होती है 25 मई को, और उसी दिन उनको जो अपराधी थे उनको अवैध कांड में प्रयुक्त हथियार के साथ गिरफ्तार कर करके हिरासत में भेज दिया गया। यह है कानून का राज। 25 मई को अपराध, 25 मई को गिरफ्तारी सुनिश्चित कर दी गई। 26 तारीख की घटना के बारे में आपने बताया, उस संबंध में भी सरकार ने कार्रवाई सुनिश्चित किया। आपने अरवल की घटना को बताया, आरा की घटना को बताया। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आरा की घटना 25/5/2020 को पारिवारिक विवाद में अवधेश यादव नाम एक पूर्व सैनिक ने अपने लाइसेंसी राइफल से अपने भतीजे की हत्या कर दी, सगे भतीजे की, और दूसरे भाई के बाह में गोली मार दिया गया। घटना का कारण संपत्ति का विवाद है और इस संबंध में भी कार्रवाई प्रारंभ हो गई। ये संपत्ति का विवाद और पारिवारिक विवाद है, और हमारी सरकार 17 मानकों के आधार पर, आपको मालूम है कि नहीं, 17 मानक के आधार पर हम लोग कार्रवाई करते हैं। और निश्चित रूप से कार्रवाई में जो पक्ष है उस पक्ष में हम लोग लगातार बगैर राजनीतिक हस्तक्षेप के काम करते हैं। इसलिए स्वाभाविक रूप से हम आपको आईना दिखा रहे हैं आज, कि आईना जरा देखिए। आईना देख कर करके और आप हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कानून व्यवस्था का। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी थोड़ा धैर्य रखिएगा। SC/ST अधिनियम कब बना? अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989, 30 जनवरी 1990 को सारा भारत में लागू किया गया। याद है ना आपको? जिस लालूवाद को अब विचारधारा मानते हैं, उसमें 46 नरसंहार हुए थे, जिसमें 3 दलितों और पिछड़ों की हत्या हुई थी। SC/ST एक्ट का कोई अपराध का कोई लेखा जोखा नहीं रहता था। सामाजिक न्याय के शंभू मसीहा बने हुए थे। SC/ST एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट निष्प्राण क्यों था, यह जवाब दीजिए। और यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है कि आपने मोकामा की घटना की भी चर्चा की है। चंद घंटे और बचे हैं, इसका भी उद्भेदन हो जाएगा। कोई बचाने वाला किसी को नहीं है। इस संबंध में हथियार थाना में मुकदमा संख्या 43/20 25/5/2020 मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, और उसके बहुत ही जल्दी फलाफल आ जाएंगे। पेंडिंग रिजल्ट नहीं रहता है हमारे यहाँ। ये कोई भी घटना करेगा, किसी की औकात नहीं है इस बिहार के अंदर में बचाने का। कानून अपना काम करता है। आपने विभिन्न जिलों की भी चर्चा की है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जरा सा पढ़ लीजिएगा ठीक से, और
मैं आंकड़े दे रहा हूं, उस आंकड़े पर आप जरा सा गौर करिएगा। क्या हालात थे बिहार में 1990 से 2005 तक? 5243 किडनैपिंग फॉर रैंसम, फिरौती के लिए अपहरण। क्या क्या कहानी छपती थी अखबारों में, कहां पंचायती होता था, कौन कौन लोग डील करते थे, क्या क्या नहीं हुआ है इस बिहार के अंदर। लोगों को इस बात की जानकारी है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, अगर आप कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रहे हैं तो मैंने तो मैं एक एक घटना के मैंने चर्चा कर दी, कार्रवाई की चर्चा कर दी। कृपा करके आप बता दीजिए कि लालूवाद जो विचारधारा है, जो समाज के गरीब तबके जो नरसंहार में मारे जा रहे थे, विभिन्न सामाजिक समूह के लोग मारे जा रहे थे, 67,249 हत्या हुई थी। आपके उस कार्यकाल में 5,243 किडनैपिंग फॉर रैंसम, फिरौती के लिए अपहरण, गुंडा सर्विस टैक्स लगता था, जीएसटी लगता था। महिला अपराध की घटना कितने पर कार्रवाई हुई? तो जरा इस श्वेत पत्र जारी करिए या बताइए कि इस संबंध में क्या कार्रवाई आपने किया था। जरा पूछ लीजिएगा रांची जाकर के कि कार्रवाई होता था कि नहीं। आपराधिक घटना पर कार्रवाई करने का हिम्मत होना चाहिए और उसके लिए मन के अंदर एक संकल्प होना चाहिए, लेकिन आपको वह मंजूर नहीं। हम ये कहना चाहते हैं कि आप बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। एक एक आंकड़े आपके लिए आपको चूहने वाला है। क्या हालात थे किशनगंज के, कितने अपहरण हुए थे, आज कितने हो रहे हैं? डकैती, सिंधमारी, सड़क डकैती, बैंक रॉबरी, जरा पता लगा लीजिए क्या हालात थे, कैसे हो रहा था, कितने लोग, ऐसी घटनाएं हो रही थी। सड़क डकैती, ये किशनगंज का वो आंकड़ा पढ़ देते हैं, जरा सा रखिएगा। मैंने क्या हालात बना के रख दिया था इन लोगों ने। अररिया, एक एक जिला का यह है, मेरे पास सारे तथ्य हैं। इन तथ्यों में आप देखिएगा कि कंपैरेटिव रूप से आप तुलना करिए कि 5% की कमी किशनगंज में, फिरौती के लिए कमी 14.29%, सड़क डकैती, रोडे पर लूट लेता था गाड़ी, 73.21% की कमी। चलिए अररिया, सीमांचल का सवाल उठाए इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं। अररिया, जरा दिमाग पर जोर डाल करके देखिएगा, 1990 से 2005 के बनिस्पत 2006 से 2019 में प्रतिवर्ष अपराध का जो दर है उसका मैं लेखा जोखा दे रहा हूं। डकैती 53.29% की कमी, फिरौती के लिए अपहरण, जो गुंडा सर्विस टैक्स लगता था आपके राज में, वह 91.07% की कमी। सीमांचल के लोग किस कष्ट को भोगे होंगे, इसका एहसास सीमांचल के लोगों को होगा। फिरौती, चलिए सहरसा, देखिए सहरसा का भी आंकड़ा आपको पढ़कर सुनाते हैं, क्योंकि सब जिला का ही चर्चा की, इसलिए मैं जवाब दे रहा हूं इनको। सहरसा 1990 से 2005 के बनिस्पत आप देखिए, डकैती 60.11% की कमी, फिरौती के लिए अपहरण 36.97% की कमी। कौन से आंकड़े चाहिए आपको? कटिहार एक बड़ा शहर, जहां लोग उद्योग व्यवसाय करते तो वहां क्या हालात बना कर रखे हुए थे। डकैती होता था, 74.36% की कमी, फिरौती के लिए अपहरण 50.55% की कमी। हम ये चुनौती इसलिए आपको दे रहे हैं, एक एक घटना में हम कार्रवाई करते हैं, और आपको अगर हिम्मत है
तो आपके कार्यकाल में जो अपराध हुआ है, कृपा करके बिहार की जनता को आप बताइए कि उस संबंध में कार्रवाई क्या की गई, यह जानना बहुत जरूरी है। और बिहार में हम लोग के कार्यकाल में, जिसे हम बता रहे हैं वैसी हिम्मत है तो बताइए, कौन काहे डरते हैं बोलने में? अपराध पर जब यात्रा कर रहे हैं तो बोलिए। हम तो 2006 से सितंबर 2019 तक कुल अपराधी गिरफ्तार हुए हैं 26,88,473। फिर बोल रहे हैं 2006 से सितंबर 2019 तक कुल गिरफ्तार अपराधी 26,88,473। जनवरी 2019 से, ध्यान रखिएगा, सितंबर 2019 तक कुल गिरफ्तार अपराधी हमारे जो है बिहार में प्रशासनिक तंत्र ने जो कार्य किया है 1,73,300। अपराधियों को सजा जरा बता दीजिए कि आपके समय अपराधियों को सजा उजा मिलता था कि नहीं? 2006 से 18 तक 1,14,420 अपराधियों को सजा मिली। कृपा करके आप बता दीजिए, अगर अपनी टिप्पणी करते हैं कि आपके कार्यकाल में क्या हालात थे। यह मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अगर आप विरोध करते हैं हमारा, जो लोकतंत्र में आपका अधिकार है, तो अपराध के सवाल पर आपको यह बताना पड़ेगा कि आपके कार्यकाल में जो अपराध हुए उस पर कार्रवाई क्या हुई थी, कितने अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई, कितने लोग सजावार हुए, न्यायपालिका में साक्ष्य आपने कितना दिया। ये कहीं नहीं कुछ, बिना लिखा पढ़ी के शासन तंत्र चलता है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, चूंकि आप आंकड़ा दे रहे थे 1990 और 2005 का, जरा आंकड़ा पर भी इनको बता दें, चूंकि बोले हैं, लिखे हैं, कौन लिख के देता है, फंस जाते हैं इसी में ही कि राज्य के मुखिया बार बार कहते हैं कि हमने क्राइम कंट्रोल किया, पर डाटा कुछ और ही कहता है। भैया, ये दौर दूसरा है। अब सूचना का अधिकार, पारदर्शी तरीके से काम करने की व्यवस्था दुनिया के अंदर चल रही है। अब आंकड़े संग्रहित किए जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2005 की जनसंख्या को अगर मानक माना जाए तो उस समय मानक था 9,08,70,214, जो अभी एक अनुमान माना जाता है, जो हमारा वृद्धि दर है उसके आधार पर 2005 की जनसंख्या, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, 9,08,70,214, और 2019 में अनुमानित जनसंख्या आई है 12,47,81,718 अनुमानित। मैं बार बार कह रहा हूं 12,47,81,718। और जरा तुलना कर लीजिए एनसीआरबी के मानक के अनुसार 1 लाख जनसंख्या की अपेक्षा बिहार में जो अपराध के दर में कमी आई है, हत्या में 33.24%, डकैती में 76.09%, फिरौती के लिए अपहरण 87.52% की कमी, सड़क डकैती 32.70% की कमी। ये सारे आंकड़े हम लोग तो पढ़े हैं भाई, डीपीएस में नहीं, हम लोग तो गांव में पढ़े हैं। तो चक्रवर्ती का अंगणित जो पढ़ा होगा उनसे सलाह ले लीजिएगा, तब आपको एहसास होगा कि बिहार में कौन। और यह आंकड़ा क्यों नहीं दिया आपने? यह आंकड़ा तो बड़ा आपके लिए सूट करता था कि 2005 में कितना हुआ था फिरौती के लिए अपहरण, याद है कि नहीं? शासन जब अंतिम अवसान पर था, जब भ्रष्टाचार और अपराध पर जो जनता जब बौखला गई थी, जिसमें अब शासन कर रहे थे,
मैं चुनौती दे रहा हूं विपक्ष के नेता को कि 2005 में 251 लोग इस बिहार में 251 फिरौती के लिए अपहरण हुआ था। क्या कार्रवाई हुई? गुंडा सर्विस टैक्स जो लिया गया उसका कौन कौन हिस्सेदार था? क्या प्रशासनिक तंत्र को लकवा मार दिया गया था? राजनीतिक नेतृत्व के द्वारा निष्प्राण कर दिया गया था कि कोई कार्रवाई नहीं? हम ये कहना चाहते हैं। और देखिए, देखना है बिहार में कानून के राज का असर, तो बताओ है तबीयत ठीक रहेगा ना। जैसे आपके हाथों में खाता बही नहीं चलता था, पकड़ लिया, अरे देखिए हो बचैया कुछ उपाय करो, इस सबके वो राज नहीं है। हमारे यहाँ अगर किया तो कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करते हैं। 2015 ऐसे मामले 58 प्रतिवेदित हुए और 54 बरामदगी हुई, 185 गिरफ्तारी सुनिश्चित किया गया। 2019, अब चूंकि 5 और 19 का बहुत समय लग जाएगा पढ़ने में, तो वही बता देना चाहते हैं। 2019 में 43 ऐसे मामले प्रतिवेदित हुए। जैसे आपके राज्य में 253 होता था ना, तो सब में वही उपाय था, दाएं बाएं कुछ करके रास्ता निकालो। लेकिन हमारे यहाँ कार्रवाई हुई, 88 लोग की गिरफ्तारी हुई, 41 कांड उद्भेदित हुए। उसके बाद भी आप कानून के राज पर सवाल खड़ा करते हैं और आप यह बताते हैं कि कोर्ट और विभिन्न बातों की चर्चा करते हैं। मैं उतना लंबा इसमें नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको ये बताना जरूर चाहता हूं कि जरा मेहनत करिए, क्योंकि ये सवाल आपके लिए मौजू है कि आप बार बार यह बोलते हैं कि बिहार में प्रशासनिक तंत्र ये हो गया वो हो गया, तरह तरह की टिप्पणी करते हैं। आप कहते हैं कि माननीय न्यायपालिका ने क्या क्या टिप्पणी की, इस संबंध की भी, इस बात की भी आप चर्चा बार बार करते हैं। हम आपसे ये कहना चाहते हैं, चाहे कोई भी घटना हो, आप बताइए, आप पूछ लीजिएगा, घर में पूछिएगा तो बता देगा लोग, क्योंकि आजकल ट्विटर पर सब परिवार आप एक्टिव रहते हैं। तो आप पूछिएगा कि जब फॉर्डर स्कैम इस बिहार में हुआ था तो क्या हुआ था। फॉर्डर स्कैम की आप सामाजिक न्याय का आंदोलन उसको बता रहे थे, और हम लोगों ने यह तय किया कि नहीं, न्याय नहीं मिल पा रहा है, न्याय नहीं मिल पा रहा है, इसलिए अविलंब हम लोग कोर्ट गए और कोर्ट की निगरानी में पूरी जांच हुई। और आप बार बार बोलते हैं कि यह सवाल कि भाई उस समय जो चारा घोटाला का मामला आया तो सामाजिक न्याय के आंदोलन को फंसा दिया गया, तो न्यायपालिका ने सजा मुकर्रर किया है ना, सीबीआई जांच किया था ना, तो सीबीआई के जांच पर सवाल क्यों उठाते थे? क्यों कहते हैं कि हमारे पिताजी को सीबीआई ने फंसा दिया? तो ऐसे मामले में सीबीआई की मांग का औचित्य क्या है, यह हम जानना चाहते हैं। सीबीआई जांच की मांग आपने इस पत्र में किया है, तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जब पिताजी के मामले की सीबीआई जांच हुई तो आपने कहा कि फंसा दिया गया है। न्यायपालिका आप कहते हैं कि फंसा दिया गया है। चाहे कोई भी कांड हो, मुजफ्फरपुर के बारे में कहना चाहता हूं, सोशल ऑडिट आपने कराया था, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज से राज्य सरकार ने करवाया, जानकारी मिली, कार्रवाई किया, और जैसे चारा घोटाला को आप बोल रहे थे कि नहीं ये सामाजिक न्याय का आंदोलन है, हम लोगों ने कहा नहीं, माननीय उच्च न्यायालय में सरकार खुद गई, राज्य सरकार, और विनती अनुरोध किया कि इस संबंध की त्वरित कार्रवाई प्रारंभ की जाए। ये तो पारदर्शी तरीके से आप उस टिप्पणी पर बोलना चाहते हैं, क्योंकि आप लालूवाद को एक विचारधारा मानते हैं,
इसलिए मैं आपको बताना चाहता, हो सकता है घर में आजकल आपसे कम लोग कद आपको विपक्ष का नेता का मिल गया होगा तो आपसे लोग कम बोलते होंगे, तो जरा पूछिएगा, जजमेंट पढ़ के सुना देते हैं। 4/7/1997, 4 जुलाई 1997 को माननीय उच्च न्यायालय ने कहा, पटना ने, ए स्टेट ऑफ कंप्लीट एनार्की, एनार्की मैंने समझते हैं ना, अराजकता जो आपके शासनकाल को कहा जाता है, has arisen as no one works, nor any officer is willing to perform his duty। पूरा प्रशासकीय तंत्र को एनार्किस्ट हो गया था, अराजक हो गया था। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कोर्ट कह रहा है, क्योंकि आप कोर्ट की टिप्पणी किए हैं, आप लालूवाद को विचारधारा मानते हैं। मैं कोर्ट की टिप्पणी पढ़ देता हूं आपको। 5/8 तुरंत जुलाई के बाद अगस्त में फिर आपको ये बड़का एक मिला पुरस्कार। क्या कहा? नो गवर्नमेंट वर्थ द नेम इज एग्जिस्टिंग इन द स्टेट, द स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट इन ए पोजिशन टू डू इट्स ड्यूटी एंड पीपुल आर फोर्स्ड टू लिव इन द जंगल राज। पटना उच्च न्यायालय ने यह कहा कि कोई सरकार बिहार में कार्यरत नहीं है, यह सरकार काम नहीं कर रही है, ये जंगल राज जैसा है। फिर चूंकि आप तो सुधरने वाले लोग थे नहीं, 5 अगस्त को 1997 को यह टिप्पणी आती है और 6 अगस्त 1997 को टिप्पणी पटना उच्च न्यायालय करता है, इवन जंगल राज हैज सम रूल्स बट इन बिहार इवन दीज आर नॉट फॉलोड। जंगल राज का भी कुछ नियम है, उसका भी पालन नहीं हो रहा है। जिनको आप बोलते हैं ना कि सामाजिक न्याय की बड़ी भारी आंदोलन करता है, उन्हीं के बारे में ये टिप्पणी, उन्हीं की सरकार में टिप्पणी किया। नथिंग हैपेंस इन द स्टेट। फिर 13 जनवरी 1998, चूंकि आपको कोर्ट का टिप्पणी इसलिए आपको बता रहे हैं, चूंकि आपने छेड़ दिया कोर्ट की टिप्पणी, आप बता रहे तो मैं आपको बता रहा हूं। 13/1/1998, द कैरेक्टर ऑफ बिहार पुलिस इज नोन टू ऑल। मैंने बिहार पुलिस का चरित्र सब जानता है। यह टिप्पणी प्रशासकीय तंत्र के बारे में किया गया, उसका गुनाह कोई प्रशासकीय तंत्र नहीं था। जो सत्ता में बैठे हुए लोग थे, उन्होंने पुलिस विभाग का मनोबल गृह विभाग का तोड़ दिया। चूंकि राजनीतिक हस्तक्षेप होता था, इसीलिए यह परेशानी होती थी। पुनः आपके बारे में हम कहते हैं तो बड़ी पीड़ा लगती है। तो कोर्ट क्या कहा था आपको? 9 मार्च 1998 को माननीय उच्च न्यायालय ने पुनः कहा, मोस्ट ऑफ द ऑथोरिटीज ऑफ द स्टेट आर करप्ट इन स्पाइट ऑफ अंडरटेकिंग बाय द चीफ सेक्रेटरी, नो कंप्लायंस हैज बीन मेड एंड द एडवोकेजम कंटिन्यूज। द सिचुएशन इज बियॉन्ड कंट्रोल। इट अपीयर्स दैट द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी हैज कोलैप्स्ड टोटली। क्या कहा? टोटल कोलैप्स कह दिया। मैं ये टिप्पणी इसलिए कर रहा हूं कि आपने चूंकि इन सवालों को पेश किया था, मैंने आपको कानून के बारे में बताया कि कानून की अवधारणा क्या है। हम केवल आपसे यही कहना चाहते हैं कि प्रतिपक्ष को यह अधिकार प्राप्त है कि लोकतंत्र में अपनी बात को दर्ज कर सके, लेकिन भ्रमजाल मत फैलाइए। हम लोग हैं मजिस्ट्रेट, कागज पत्थर से प्रयास करते हैं। क्या क्या नहीं कहा। समाज के अंदर में कैसा, कौन सा स्वरूप आप ले जाना चाहते हैं समाज में? कह रहा हॉस्पिटल में बेड नहीं मिला, फोटो दिखाया तब लगा एहसास हुआ, दवा बताए तो एहसास हुआ, न्यायालय की टिप्पणी बता रहे थे, न्यायालय की टिप्पणी सुना दिए तो अपने पिता को गुनाहगार मानिएगा, लालूवाद को अराजकता मानिएगा। आपको यह बताना पड़ेगा कि गोपालगंज की घटना हो या कोई भी घटना हो, उस चश्मे से मत देखिए। पक्ष के नेताजी, कानून के राज के प्रति हमारा क्या नजरिया है? हमारे दल के विधायक की संख्या कम थी और राजनीतिक दुर्घटना थी। जब आपके साथ हमारी सरकार बनी थी,
आपके दल के ज्यादा विधायक थे, आप राज्य में उप मुख्यमंत्री के पद पर विराजमान थे, लेकिन जब नवादा की दुखद घटना हुई, सीवान की घटना हुई, आप सत्ता में बैठे हुए थे बिहार में, आपको हिम्मत नहीं थी बोलने की, क्योंकि आप जानते थे कि माननीय नीतीश कुमार जी इस मामले में बड़े सख्त हैं। हमने उस समय भी कहा था कि गणेश परिक्रमा भी, मैंने व्यक्तिगत कहा था कि गणेश परिक्रमा कोई करेगा वो बच नहीं सकता है। हमने उस समय भी कहा था, परिस्थिति जन्य बता रहे हो, हम कानून का ऐसा इंजेक्शन देते हैं कि दर्द भी होता है, आह निकलता है, लेकिन बिहार की जनता हमारे उस कृत्य को वाह बोलती है। हमने साफ तौर पर, आपने देखा, हमने कहा सर, हमने यह नहीं सोचा कि हमारे दल के विधायक कम हैं, हमारी सरकार चली जाएगी। हमने कहा कि नहीं, अगर कोई अपराध किया है, गलत किया है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो अपराध करने वाला व्यक्ति को, जो गवर्नेंस का एजेंडा है, आज बिहार के गांव के खेत खलिहान में अगर शांति होती है, आपराधिक घटना हो सकती है, लेकिन आपराधिक घटना पर राजनीति का एजेंडा आप अगर तय करते हैं तो आपको यह बताना पड़ेगा। वो खौफ, चाहे वो सीमांचल का इलाका हो, पटना का इलाका हो, चाहे गोपालगंज और सीवान का इलाका हो, चूंकि आप लालूवाद को विचारधारा मानते हैं, आप बार बार कहते हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का समाजवाद नहीं, आप लोकनायक जयप्रकाश नारायण की चर्चा आपके मुंह से नहीं निकलती, आचार्य नरेंद्र देव की विचारधारा आपको अनुप्राणित नहीं करता है, आप तो भ्रष्टाचार के राजकुमार हैं। तो स्वाभाविक है आप अपने पितृधर्म का निर्वहन कर रहे हैं, वो करना भी चाहिए, एक पुत्र होने के नाते आपका यह अधिकार है, लेकिन आप भाषाई विकृति और राजनीतिक विकृति के शिकार होते जा रहे हैं। इसलिए हम यह कहेंगे, तथ्यों के साथ, पूरी तैयारी के साथ आप प्रतिवेदित कीजिए, और किसी भी विषय पर आपको मर्जी करे, चाहे अपने गांव का मैं बोल रहा हूं, आपका पैतृक गांव जो है, कहां थे, कहां पहुंच गया, यह नहीं बताते। कौन है? राजनीति कोई व्यवसाय है क्या? धंधा है क्या? कहां थे, कहां पहुंच गए? समाज के वो गरीब तबके के लोग आज प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर में अपना जीवन यापन करते हैं, उनका नारा लगाने वाले लोग मॉल के मालिक हो जाते हैं, फार्म हाउस के मालिक हो जाते हैं, सीबीआई ईडी पटियाला कोर्ट जा रहे हैं, रांची कोर्ट जा रहे हैं, पटना घूम रहे हैं। क्या है ये तो चेहरा उजागर करता है। इसलिए हम विनम्रता पूर्वक आप तमाम साथियों से अनुरोध करेंगे कि सच को सच कहने का साहस होना चाहिए। समाज के हर तबके के बीच मिल्लत और प्रेम का माहौल बने, और कानून में किसी को दखल देने का अधिकार नहीं है। कानून के राज का परिभाषा होता है कि विदाउट पॉलिटिकल इंटरफेरेंस काम होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन को अपना काम करने दीजिए, वो काम अपना करेगा। आपको अगर असहमति है तो देश के अंदर जो संविधान व्यवस्था वह करिए, लेकिन आप जो फर्जी आरोप पर लगा करके जनता के बीच अपनी छवि को चमकाना चाहते हैं कि हम अपराध पर बोलते हैं, कृपा करके जो आपके दल के लोग गुनाहगार, सामाजिक जकड़न जैसे मामले में गुनाहगार हुए हैं, एक बार मुंह से उनके बारे में भी बोल दीजिए, उन लोगों ने कैसा कैसा काम किया। इससे आपकी पार्टी की प्रतिष्ठा बढ़ी या घटी? अब तो हालात ये हो गए आपके कि गुड़ खा रहे गुलगुल्ला से परहेज, जिसको न्यायपालिका ने सजा दे दिया, जो जेल चल जाए, जिस पर अपराध तय हो जाए, तो बटाई है राजनीति का चीज। उनके परिजन को टिकट दे दो, ये कौन सा दौर है? ऐसी घटनाओं पर राजनीति का एजेंडा नहीं, बल्कि कानून के क्रियान्वयन में एक दूसरे को सहयोग करना चाहिए, और समाज में तनाव नहीं, समाज में सद्भाव की खेती करनी चाहिए। बड़े सामाजिक जीवन के लिए ये मूलभूत दायित्व होता है कि जकड़न से बाहर निकलिए,
इस जकड़न से बाहर जो निकलता है वही मनुष्य एक लकीर खींच पाता है। इस लकीर में और खास करके हम यह भी अनुरोध करेंगे कि पूरे तौर पर समग्रता से तथ्यों को देखना चाहिए। तुरंत उद्वेलित हो जाना यह जीवन दशा को नियंत्रित नहीं कर पाता है। इसलिए तथ्यों को, चूंकि आप तो गुमशुदा थे, 16 मार्च को संकल्प ले लिए कि हम लोग मिलकर लड़ेंगे कोविड-19 से, उसके बाद लापता हुए। ऐसा पता आपको नहीं था कि देश के अंदर में क्या परिस्थिति है, राज्य के अंदर क्या परिस्थिति है, सब चीज की जानकारी थी, लेकिन आप चले। तो हम चिंता करते हैं बिहार के बिहार के वोटर का, और आपकी चिंता है बिहार के वोट का। आपकी सोच, आपको मुबारक। हम जिस रास्ते पर चले हैं, न पहले भी कानून के राज पर कोई समझौता किया है। जाति, धर्म, पार्टी, चाहे जो भी हो, अगर वो अपराध करेगा तो कार्रवाई होगी, पुलिस को अनुसंधान का अधिकार होगा, कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होगा, और समाज के हर तबके की सेवा करना। यह नहीं कि राजनीतिक विद्वेष से किसी को छोड़ देना, यह संस्कार नहीं रखना चाहिए राजनीति में। राजनीति में न्याय की लड़ाई लड़नी चाहिए। यही हम आज फेसबुक के लाइव के माध्यम से पुनः आप तमाम साथियों को आभार व्यक्त करते हैं कि आपने समय दिया। मैंने तथ्यों को प्रतिवेदित किया है, जो भी मेरे पास तथ्य थे वो तथ्य, और हमारी उम्मीद है कि हमारे दिए गए तथ्य को विपक्ष इसको गंभीरता से ग्रहण करे या न करे। अगर अपच भी हो जाए तो बिहार की जनता को पच जाए, डाइजेस्ट हो जाए, यही हमारी उम्मीद है। धन्यवाद, आभार।